नमस्कार। प्रभात खबर के यूट्यूब सेक्शन में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को बजट आ रहा है। बजट को लेकर हर वर्ग में अलग-अलग उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सैलरी क्लास, महिलाओं और युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या खास ऐलान कर सकती हैं, इस बात पर सबकी नज़र रहेगी। देखने वाली बात यह भी है कि यह मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में जाहिर है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें ज़्यादा होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं मनीष गुप्ता जी, जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं और ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनसे हम जानेंगे बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। मनीष जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मनीष जी, आप ये बताइए पहले हमें कि टैक्स स्लैब में इस बजट में क्या बदलाव हो सकता है। देखिए, जहां तक इनकम टैक्स की बात करें, मोदी जी के लिए ये आखिरी बजट जिसमें वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगला अगला बजट चुनावी बजट होगा, तो ऐसे में उन्हें अभी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में इनकम टैक्स पेयर्स की, जो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसे इनकम टैक्स में छूट मिले। अगर हम पिछले बजट देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनकम टैक्स में एक नई रिजीम की घोषणा सरकार ने पिछली बार में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप छूट ना लें, 80 की डिडक्शन ना लें, एचआरए ना लें, तो आपको 5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं सरकार ने इशारा दिया कि हम 5 लाख तक की आय वर्ग पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और रोचक घोषणा की, जिसको देखकर थोड़ी दिनों के लिए लोगों में भ्रम फैल गया था। बाद में वो कहे कि वो बहुत बड़ी बात नहीं हुई। 5 लाख रुपए तक की आय वर्ग के लोगों की इनकम टैक्स फ्री हो गई। यानी अगर किसी की व्यक्ति की इनकम 5 लाख है, तो जो जितना 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स लगता है वो माफ कर दिया गया, रिबेट दे दी गई। तो लोगों में ये भ्रम हो गया कि 5 लाख तक टैक्स पे छूट है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। 5 लाख रुपए तक की आय वर्ग वाले व्यक्ति के लिए तो छूट है, लेकिन अगर किसी की इनकम 5 लाख 100 रुपया है तो उसको 2.5 लाख के बाद सारी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में देते देते भी मोदी सरकार ने जो लाभ छीन लिया। तो अब तक मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को कोई बड़ा बेनिफिट नहीं दिया, व्यापारी वर्ग को वेतन को राहत नहीं दी। ये वो कोर वोटर है जो बीजेपी को सपोर्ट करता आया है। ऐसे में मैं इस बार बड़ी उम्मीद से कह रहा हूं, बतौर एक्सपर्ट कह रहा हूं, जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूं कि सरकार को इस बार कम से कम इनकम टैक्स में बड़ी छूट दे देनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, इनकम टैक्स में छूट देते ही देश के रेवेन्यू को बड़ा नुकसान होता है। और मानिए अगर आप 2.5 लाख से 3.5 लाख तक भी छूट देते हैं, तो ये छूट सबके लिए हो जाती है। सरकार सबको छूट देना नहीं चाहती, कहीं ना कहीं समाजवाद की उस फीलिंग को मेंटेन रखना चाहती है कि गरीबों पर टैक्स कम लगे, अमीरों पर टैक्स ज्यादा लगे। अगर 1 लाख रुपए की स्लैब में बढ़ोतरी कर दी गई, तो जिसकी इनकम 40 लाख है ना, उसको सीधे सीधे 30,000 का फायदा होगा, और जिसकी इनकम 6 लाख है उसको 6,000 का ही फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में इस अनइक्वालिटी की वजह से सरकार कहीं ना कहीं बड़ा लाभ देने से बचती है। और देखिए, उच्च वर्ग को जिसकी 40 लाख सैलरी है उसको 30 लाख से फर्क नहीं पड़ता है। एक बात तो सरकार की मंशा कोई बड़ी टैक्स छूट सबको देने में नहीं दिखती। दूसरी बात, सरकार ने महंगाई पर तमाम विपक्ष के प्रेशर होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर कोई कटौती नहीं की, जीएसटी में कोई घटोतरी नहीं की, जिसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि सरकार अपने पास पैसे इकट्ठा कर रही है। यानी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को खाना देना है, डिफेंस की लाइन तैयार करनी है, और ऐसे बड़े और भी कई सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज जो ऑनलाइन है, जो रोल आउट होने हैं, उन सबके लिए पैसे की जरूरत है। जैसे मानो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो 5 स्टेट इसके बीच में कवर हो रहे हैं, तो पैसा कहां से आएगा अगर टैक्स पेयर नहीं देंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को देखते हुए, सरकार की जरूरतों को देखते हुए, कोई बड़ी टैक्स छूट की उम्मीद सरकार से करना अपने आप को सुहाने सपने दिखाने के समान है, जो पूरे नहीं होंगे। मेरे अंदाजे के अनुसार 50,000 रुपए की भी अगर छूट मिलती है तो वो एक बड़ी बात होगी। ये तो रही ओवरऑल स्लैब की बात। इसके अलावा कई ऐसी छोटी छोटी छूटें हैं
जिनको सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन उनका भी परिणाम वही होगा। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि भाई हम छूटों को खत्म करना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट को सिंपल करना चाहते हैं, यानी इस छूटों की जगलरी में, इस डिडक्शंस की जगलरी में लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं, मानो वो छूट के पात्र नहीं है, फिर भी नकली छूट ले लेते हैं, और सरकार बड़ी मात्रा में, मानो 25 लाख लोगों ने अगर छूट ले ली तो सरकार कितने लोगों को नोटिस भेजेगी, कितने लोगों को असेसमेंट करेगी? सरकार ऐसी चीजों से बचती है। तो सरकार चाहती है टैक्स कोड सिंपल हो और इतना आसान होता जाए कि लोग आसानी से रिटर्न भरना शुरू करें और ज्यादा टैक्स दें और उन्हें तकलीफ ना हो। तो इस एंगल से भी अगर हम देखें तो सरकार कोई बड़ी छूट जनता को देगी, मुझे इस बात की उम्मीद बेहद कम नजर आती है। जी सर, आपने बताया कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसे कहाँ जाएगा, बजट में मेन यही देखा जाता है। इसमें इस बार जो बजट में निर्मला सीतारमण के सामने जो बजट ये चैलेंज रहेगा, उसमें क्या रहेगा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे मैनेज होगा? देखिए, अगर आप लास्ट 6 महीने के जीएसटी कलेक्शन को देखें कि 1 लाख की तो बातें खत्म हो गई, यानी आज से 2-3 साल पहले की अगर मैं बात याद करूं राजीव जी, तो हर बार ये होता था कि इस बार 1 लाख करोड़ पार हो गया इस महीने। अब वो बात 1 लाख करोड़ की जगह 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है कि 1.40 कवर कर दिया, 1.35 कवर कर दिया, हमने 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया। यानी जो सरकार का एवरेज रेवेन्यू 10 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ के बीच में होता था, अब वो 17 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ के बीच में पहुंचने वाला हो गया है, और आने वाले समय में ये और बढ़ रहा है। तो सरकार को रेवेन्यू की चिंता नहीं है। सरकार ने एक बार जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे ड्राइव चलाया तो लगातार रिटर्न की संख्या करोड़ों में बढ़ती गई। 7 करोड़ से ऊपर की इनकम टैक्स रिटर्न हो रही है। जो आज रिटर्न फाइल कर रहा है कल को टैक्स भी देगा। तो सरकार को रेवेन्यू की कमी नहीं है। देखिए, हम एक विकासशील देश हैं, समाजवादी देश हैं, जहां हमारे पास खर्च करने के हमारे पास हमेशा ऑप्शन है। हमारे देश की स्थिति उस गर्म तवे के समान है जो तपकर लाल है, कितना भी पानी डालो वो ठंडा नहीं होगा, वो पानी उड़ता चला जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास खर्च करने के साधन इतने ज्यादा हैं कि अगर ये रेवेन्यू आज हम 25% से बढ़ा भी लें तब भी हमारे पास पैसे की कमी फिर भी रहेगी। तो ऐसे में क्या, ऐसे में फिर है कि वित्त मंत्री कितनी सावधानी के साथ लोक कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, देश के विकास में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस तरीके से किया जाए कि उनकी रिकवरी आसान हो। मैं इसको एग्जांपल समझता हूं। मानो हमने सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई, उसमें कई सौ करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उससे टूरिज्म इतना डेवलप हुआ, उससे रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ कि वो पैसा अगर हमने रिकवर कर लिया तो ये रिकवरी है। अब अगर हमने सड़क बनाई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चालू हो रहा है मानो अभी अगले कुछ ही दिनों में, और अगर उससे हम डीजल पेट्रोल पे कमी कर पाए, हमारे देश की फॉरेन करेंसी बची, या हम टोल से हमने पैसा कलेक्ट किया और उस सड़क को हमने अगले 7 से 10 सालों में रिकवर कर लिया, तो ये देश में कैपिटल इन्वेस्ट वो है जो रेवेन्यू को रिकवर कर रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि कैसे वित्त मंत्री महोदया हमारे इस रेवेन्यू को कल्याणकारी योजनाओं में भी खर्च करें। आम नागरिकों को मुफ्त की रेवड़ी ना दी जाए, लेकिन जो बहुत जरूरतमंद है उनके लिए मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त भोजन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य का अरेंजमेंट हो। विपक्षी नेताओं को हम कहने को कह सकते हैं उन्होंने ये किया, लेकिन बेसिक्स पे काम हो। तो हमें ये एक कॉम्बिनेशन देखना होगा, और मुझे उम्मीद है हर बार की तरह माननीय फाइनेंस मिनिस्टर रिजिड रहेंगी, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं पर वो पहले की तरह सदहृदय रहेंगी, ऐसा मैं समझ पाता हूं। अब बीच में कई ऐसी हार्डशिप हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मानो पिछले बार जो इनकम टैक्स का प्लान था वो ये था कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर 5,01,000 आपकी इनकम है तो 2.5 लाख के ऊपर सारी इनकम पे टैक्स लगेगा। तो ऐसी सुविधा को कर दीजिए कि अगर किसी की 5,06,000 इनकम है तो 6,000 ही टैक्स ले लो, है ना। 5,15,000 इनकम है तो 5,15,000 टैक्स ले लो, इससे आगे ना जाओ। ऐसा ना हो 5 लाख इनकम हुई 5,02,000 और आप पे टैक्स लग गया 12,000, तो यानी आपकी इनकम 4,88 या 4,89 रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ एक जो है शॉर्टकमिंग्स हैं, हार्डशिप्स हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही कहीं बैलेंसिंग की जरूरत है। मान लो सैलरी जो वेतनभोगी कर्मचारी है उसको
स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि 50,000 रुपए जो बहुत कम है, इसको बढ़ना चाहिए। देखिए जो व्यापारी वर्ग है, चाहे छोटा, चाहे वो एक परचून की दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो एक छोटा सा जूता रिपेयर करने वाला व्यापारी हो, या कोई भी हो, वो अपने सारे जीवन यापन के खर्चे इनकम टैक्स में क्लेम करके आगे बढ़ता है, लेकिन सैलरीड व्यक्ति को पूरा टैक्स देना पड़ जाता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में जरूर एक हैंडसम अमाउंट की छूट मिलनी चाहिए, कम से कम 50,000 की छूट अगर वेतनभोगियों को मिल जाती है तो कोई बड़ी बात ना होगी। वेतनभोगियों से आप सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। महिलाओं के लिए इस बार के बजट पे क्या खास हो सकता है? देखिए जिस तरीके से इस देश में नारीवादी व्यक्ति आगे चल रहे हैं, और सरकार भी नारी अस्मिता की बात करती है, नारी जनशक्ति की बात करती है, ऐसे में मुझे लगता है इनकम टैक्स में नारियों को अलग से छूट देने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता, क्योंकि वैसे भी इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट करने की नारियों की संख्या पुरुषों के बराबर नहीं है, कम है। ऐसे में अगर उनको अगर कोई टैक्स छूट मिलती है तो कुछ इस तरह की हो जो उनके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिट दे। हाँ, अगर कोई ऐसी अनमैरिड लेडी है या सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, उनके लिए कुछ विशेष छूट की योजना सरकार को बनानी चाहिए। और ऐसे भी आज से पहले कई बार इनकम लेडीज को स्पेशल टैक्स में रिबेट मिलती रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको बेनिफिट मिलता रहा है। मैं समझता हूं नारियों के की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कोई योजना बने कि पुरुष जानबूझकर नारियों के हाथ में पावर और पैसा दें। जैसे आप उनको इनकम टैक्स में जो HR इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स है वो कम कर दीजिए। तो फादर चाहेगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के, या तो बेटी के नाम कर दूं, या पत्नी के नाम कर दूं, या मां के नाम कर दूं। जैसे 2% की छूट रजिस्ट्रेशन में मिलती है, ऐसे अरे रेंटल में सबको 30% की छूट मिलती है, इनको 40% की छूट मिले। तो अगर उससे 10-20-30 हजार का फर्क आता है तो इस बहाने नारियों के हाथ में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति संभरेगी। इसी तरीके से अगर किसी महिला को गिफ्ट मिलता है, जैसे अभी गिफ्ट पर 50,000 तक की छूट है, अगर किसी महिला को गिफ्ट मिले तो उसकी छूट 1 लाख कर दीजिए, तो महिला के हाथ में पैसा बढ़ेगा। जब उसके हाथ में पैसा रहेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, तो सबल होगी, और सबल नारी देश का विकास करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो नारियों के लिए कुछ खास किया जा सकता है, मैं इस बात से आपकी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। जी सर। अगला सवाल है हमारा कि किसानों को इस बार बजट में क्या सौगात मिल सकती है सरकार की तरफ से? देखिए इस देश का सबसे बड़ा दुख यह है कि किसानों को आज तक उनका हक नहीं मिला, लेकिन हमें यह बात भी समझनी पड़ेगी कि कुछ, जिस तरीके से आरक्षण की बात है उसी तरीके से किसानों की बात है, कुछ किसानों ने दूसरे किसानों का बड़ा हिस्सा भी खाया है। आज कृषि कर मुक्त है, एग्रीकल्चर पर छूट नहीं है, लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर से 1 करोड़ भी कमाता है उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें कैटेगराइजेशन करना चाहिए। जो गरीब किसान है, जो किसान सिर्फ बिना जमीन का किसान है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कोई इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। उनको उनको टूल्स वगैरह खरीदने में कोई सब्सिडी मिल जाए, या उनको कोई कोई ऐसी सहायता मिले जिससे वो आगे काम कर पाए। ऐसा कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अब एक बड़ी रोचक बात यह है कि अब GST का जो मैटर है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो मैटर है, अब वो बजट के हवाले से हट गया है। अब उसके लिए GST काउंसिल में फैसला होने लगा है। तो ऐसे बजट में हम बहुत ज्यादा किसानों की उम्मीद करें तो वो उचित नहीं होगा। हाँ, फार्मर एट लार्ज के लिए सरकार मानो कह सकती है कि जो जो जमीनों वाले किसान हैं उनको भी डीजल का कोटा कर दे, उनको डीजल सस्ता मिल जाए, ऐसी कोई योजना बना सकते हैं, लेकिन ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल होती है। और राजीव जी मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बता दूं, इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो इन स्कीम का फेक बिल्स के सहारे, फेक आइडेंटिटी के सहारे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे इलेक्ट्रॉनिकली हम ऐसे लोगों को, डिफॉल्टर्स को ढूंढ पाए। और इन सब में सबसे बड़ी बात, याद करिए आज से कोई 15-20-25-30 साल पहले का वक्त, जब हमारे पाठ्य पुस्तकों में सबसे बड़ा निबंध आता था एग्जाम में, वो होता था जनसंख्या विस्फोट। और तब कहते थे 70 करोड़ देश की जनसंख्या हो गई है, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो अगले 20 साल में 100 करोड़ हो जाएंगे। राजीव जी हम 140 करोड़ हो गए हैं,
और अभी भी संख्या रुकने वाली नहीं है। और आज दुर्भाग्य है, 1980 से 90 के दशक में हम इस पर चिंता करते थे। आज तुष्टीकरण की राजनीति ने जनसंख्या पर चर्चा करने से भी लोग डरते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा कोई प्रोग्राम बजट में बनाना पड़ेगा जिससे जनसंख्या में वृद्धि करने के प्रयासों को कोई इंसेंटिवाइज करे। यानी अगर किसी का एक बच्चा है या उसका बच्चा नहीं है, ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में ताजिंदगी छूट मिले, ऐसे लोगों को कोई सब्सिडी मिले। या इसका उलट कर सकते हैं कि मानो जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनकी सब्सिडी में कमी हो, उनको सब्सिडी ना मिले, उनका राशन कार्ड कैंसिल हो। और ये योजना अगर हम आज से शुरू करेंगे तो 10 साल में इफेक्टिव हो पाएगी, क्योंकि जिनकी आज उम्र 21-22 साल है उनसे ही ये स्कीम लागू होगी। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या पर नियंत्रण के तरीकों को इंसेंटिवाइज अगर हम बजट के माध्यम से करेंगे तो आने वाले वर्षों में इसका लाभ होगा। पर चूंकि इस तरह की योजनाएं जनता में उतनी लोकप्रिय नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात से डरती है कि मैं अपनी अच्छी भली चल रही सरकार को क्यों झंझट में डालूं और अगली बार वोटरों का नुकसान क्यों करूं। कहीं ना कहीं धर्म की और जाति की राजनीति इनमें आड़े आ जाती है। यही देश का दुर्भाग्य है, अन्यथा हम विश्व गुरु बनने के लिए सब एलिजिबिलिटी रखते हैं। जी मनीष जी, हमारा आखिरी सवाल रहेगा पर्सनल फिनांस से जुड़ा हुआ कि हमारे देश में म्यूचुअल फंड्स के की लोग को लेकर के लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। तो म्यूचुअल फंड्स में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग इस बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे बजट से देखिए इसका फायदा मिलता है कि हम डायरेक्ट एक्सपोजर से बचते हैं। मानिए कल अदानी के शेयर गिरे तो जिन लोगों ने अदानी की स्टॉक ले रखी थी वो कितने नुकसान में गई, मानो कल को शेयर चढ़ेगा तो फायदा होगा। इस जो है जगलरी से बचने के लिए लोग म्यूचुअल फंड में जाते हैं कि हम शॉक फ्री हो गए हैं, हमें बड़ा शॉक नहीं लगेगा, बड़ा फायदा भी नहीं होगा। मैं समझता हूं म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए सरकार को म्यूचुअल फंड में टैक्स इंसेंटिव देने चाहिए। जैसे 3 साल पे टैक्स शील्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका अगर समय घटा दें तो म्यूचुअल फंड में एक बड़ा अमाउंट और इन्वेस्ट हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास अब बहुत रास्ते नहीं बचे हैं, क्योंकि या तो म्यूचुअल फंड लें या फिर बैंक में एफडी कराएं। अगर म्यूचुअल फंड पे मानो 2 साल का टैक्स छूट है, या कुछ ऐसा करते हैं कि अगर कोई आप म्यूचुअल फंड में टैक्स शील्ड जो 3 साल के लिए होती है अगर आप 6 साल के लिए करते हैं तो उस पर जो डिडक्शन है 100% की जगह 150% की मिलेगी। तो बंदा कहेगा यार मैं 6 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, मुझे गेन भी मिलेगा और इसके अलावा मैं जो है अपना टैक्स 150% बचा रहा हूं। यानी मैं अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरी 150% की यानी 1.5 लाख की मुझे छूट मिलेगी, तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। इससे सरकार के पास पैसा आएगा, इक्विटी मार्केट में अगर तरलता रहेगी तो मार्केट आगे चलेगा, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा जिस तरीके से इस देश की जनता गोल्ड खरीदने के लिए पागल हो रही है, आप देखिए सोना लगभग 60,000 को छूने को है, और भी कुछ महीने पहले ये 48-47 हजार में घूम रहा था। ऐसे में सरकार को इनकम टैक्स के जो गोल्ड बॉन्ड है उन पर टैक्स छूट अगर दे देते हैं तो ये सरकार के पास जो पैसा पहुंचेगा ना, इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं राजीव जी इस बात को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि गोल्ड बॉन्ड पर इनकम टैक्स पर छूट मिले। अगर गोल्ड बॉन्ड पर छूट मिलती है तो जनता को लाभ भी होगा और टैक्स बचेगा, दोनों को बिन बिन। सरकार के पास सोना नहीं आयात नहीं करना पड़ेगा, सरकार के पास पैसे आ जाएंगे, सिर्फ कागज का टुकड़ा देकर गारंटी देकर पैसे मिल जाएंगे, जिससे वो दिल्ली मुंबई की जगह दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कलकत्ता और मानो दिल्ली आगरा और इस तरीके से बड़े सारे हाईवे बनेंगे, हाईवे एम्स और क्या क्या नहीं बना सकते हम। तो मैं समझता हूं गोल्ड बॉन्ड एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा म्यूचुअल फंड के साथ साथ। जी मनीष जी, और आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि एज अ सीए, एज एन एक्सपर्ट, आप इस बजट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बार का बजट राजनीतिक बजट होना चाहिए, जिसमें जनता को लाभ देने की बातें होनी चाहिए। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में सरकार चाहे कुछ भी दावा करे, महंगाई बढ़ी है, वहां कुछ रियायत अवश्य होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन हो जिससे पेट्रोल और डीजल पर कुछ ना कुछ कंसेशन मिले, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी माल भाड़े की लागत को घटाने के लिए अगर डीजल की दरों में कुछ कमी की जाए तो मैं समझता हूं इस देश के लिए बहुत राहत की बात होगी। क्योंकि अगर एक बार ट्रांसपोर्टेशन पर रेट घटता है
तो उसका ओवरऑल हर चीज पर फर्क आता है। महंगाई दर एकदम से घटेगी। आप चाहें तो डीजल की गाड़ियों पर ड्यूटी ज्यादा कर लें ताकि वो डीजल कंजम्पशन करें, तब भी बैलेंस हमारा बराबर रहे, सरकार को वहां से रेवेन्यू आ जाए। लेकिन डीजल की दरों में ओवरऑल कमी करने की जरूरत है। इससे महंगाई भी घटेगी और देश और आम जनता को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। जी मनीष जी, आपने हमारे यूजर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी बजट से जुड़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, जो बजट के दिन जो अपना अभिभाषण पढ़ेंगी तो आम लोगों का खास ख्याल रखेंगी अपने बजट अभिभाषण में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर आपसे जुड़ेंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।